हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है आपकी वर्णमाला से संबंधित। और वर्णमाला में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे टीजीटी से लेकर के आपकी कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट की दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी वीडियो की दे रहे हैं या ग्राम विकास अधिकारी की दे रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका बने, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन है वो आपके बनते ही बनते हैं और वर्णमाला से तो ज़रूर मिलता है। यानी नेट तक आप छोटे से छोटे चौकीदार से लेकर नेट तक की आप कोई परीक्षा दे दीजिए, हिंदी में आपसे हिंदी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके नेट तक बनते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला आज शुरू करते हैं। वर्णमाला आप जानते तो होंगे, लेकिन आपके जीवामूलीय, उपदमानीय, ठीक है, संघर्षी, आगत व्यंजन, इसके बारे में आपको हो सकता है नॉलेज ना हो, तो आप वीडियो देखिए सही से। और कंठस्थ, आपके जो स्पर्श व्यंजन आपके जो हैं स्पर्श जो व्यंजन है उसके बारे में बताऊंगा, कंठ, तालु और नई तरीके से। ठीक है, जिसमें आपके स्वर भी होंगे और आपके व्यंजन भी होंगे। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं शुरू हम वर्णमाला से। ठीक है, वर्णमाला कौन सा है आपका? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अब यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। क्या हो गई इसकी? परिभाषा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बना है परीक्षा में कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अब ये देखिए कि वर्ण क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आपकी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर वर्ण ना दिया हो तो आप उसे ध्वनि भी कह सकते हैं, ध्वनि। ठीक है, तो वर्ण या ध्वनि, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण या ध्वनि होती है। अब इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी आपके क्या बनते हैं? दो क्वेश्चन बनते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, और लेखन की दृष्टि से जो है, लेखन की दृष्टि से क्या है? अब इसमें भी दो क्वेश्चन बन गए आपकी, यानी लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? भाषा की लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या हो जाता है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? वर्ण। लेखन दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो आपकी वर्ण कहलाती है। ठीक है, और अगर उच्चारण की दृष्टि से आ जाए, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अगर भाषा उच्चारण की दृष्टि से पूछेंगे तो बन जाएगी आपकी ध्वनि। क्या बनेगी आपकी? ध्वनि। मतलब अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछेंगे तो ध्वनि बन जाएगी, और लेखन की दृष्टि से पूछेंगे तो वर्ण बन जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन सिर्फ अगर यही क्वेश्चन बन के आ जाए आपके यहाँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो वर्ण या ध्वनि जो भी आपका विकल्प दिया हो उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके वर्णमाला से संबंधित आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हैं। ठीक है,
अब देखिए इसमें सब हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या पूछी जाती है, कुल अक्षर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं आपका तीसरा देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण या अक्षर, ठीक है, वर्ण या अक्षर कितने होंगे 52 होते हैं। कुल अगर पूछे जाएंगे तो कितने होंगे 52 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाते हैं 52 हो जाते हैं। अब इसमें देखिए कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। आपके स्वर होंगे और स्वर कितने होते हैं आपके, स्वर होते हैं आपके कितने 11। अगर कुल स्वर पूछेगा तो कुल स्वर पूछेगा तो हो जाते हैं आपके 13। और मात्रा कितनी हो जाती हैं, अगर मात्रा पूछेगा तो मात्रा आपकी हो जाती है कितनी 10। देखिए स्वर से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, स्वर कितने होते हैं 11, कुल स्वर क्वेश्चन बनेगा तो होते हैं 13, और मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं तो 10 ही मात्राएं बनती हैं आपकी स्वरों से, ठीक है। अब आगे व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, व्यंजन के बारे में पूछेगा तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे 33, व्यंजन 33 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे कुल व्यंजन आ जाएं, ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या अगर आ जाए और उसमें 39 लिखा हो और 33 ना दिया हो, 39 लिखा हुआ हो और 33 ना दिया हो, ठीक है, 39 लिखा हो और 33 संख्या ना हो तब हम 39 लगाएंगे। लेकिन अगर 33 दिया हो 39 भी दिया हो तो हमें क्या लगाना है 33 को ही हम लगाएंगे कि हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है अब 33 होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखो वर्णमाला जो बनती है वो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बनती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने कौन से स्वर कितने भाग में बांटे गए हैं और व्यंजन कितने भागों में बांटे गए हैं, ठीक है। अब देखिए वर्णमाला, ठीक है, जो वर्ण होते हैं उनको क्या है स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। किसमें, आपका स्वर है पहले क्या है आपका स्वर, पहले है स्वर और फिर है आपका व्यंजन, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है आपके वर्ण बनते हैं। स्वर और व्यंजन से मिलकर के क्या बनती है आपकी वर्णमाला बनती है। क्या बन जाती है वर्णमाला, ठीक। अब स्वर कौन से होते हैं जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं, जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा सुन लीजिए, जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं वो स्वर कहलाएंगे, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब स्वर की संख्या आपने देख ली 13 होती है, व्यंजनों की संख्या आपने देख ली 33 होती है, ठीक है। अब देखिए स्वर के प्रकार, अब स्वर के प्रकार अगर देखेंगे तो स्वर पहला होता है आपका ह्रास स्वर, पहला कौन सा होगा ह्रास स्वर होगा, और दूसरा आपका हो जाता है क्या दीर्घ स्वर, कौन सा होगा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका हो जाता है प्लुत स्वर, ठीक है। यानी ह्रास दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं स्वर। अब देखिए ह्रास स्वर में कौन कौन सा आएगा, जो बहुत थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी आप जरा सी आप आवाज निकालेंगे हल्की सी आवाज में, हल्की सी महीन सी ध्वनि से ही आपकी, जैसे आ ई उ रे, मतलब ये जो ध्वनियां होती हैं वो आपकी किसनी मतलब कम समय लगे, सबसे कम समय, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रास ध्वनियां कहते हैं और ह्रास स्वर कहते हैं। ह्रास स्वर कौन से होते हैं, जैसे देखिए आ हो गया और आपका ई हो गया और आपका हो गया ऊ और हो गया आपका रेर, आ ई ऊ और रेर, ये जो होंगे चार, ये आपके कौन से हो गए, ये जो चार शब्द बने हैं वो चार जो अक्षर वर्ण बने हैं वो आपके ह्रास हो गए, आ ई उ रेर, ठीक है। अब दीर्घ की बात, यानी ह्रास से दुगना समय, इसमें भी देखिए इसकी परिभाषा है ये कि ह्रास से जिसमें दुगना समय लगता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो ह्रास से दुगना जिसमें समय लगेगा उसे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ह्रास से दुगना समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ह्रास से जिसे दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आएगा आपका,
आपका बड़ा आ जाएगा, और आपकी बड़ी ई आ जाएगी, और आपका बड़ा ऊ आ जाएगा, और आपका ए आ जाएगा, और आपका ए आ जाएगा, और आपका ओ आ जाएगा, और आपका औ आ जाएगा। मतलब सात सात जो आपके वर्ण हैं, ये सात वर्ण आपके दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। अब बात हो रही है पिलुत की। पिलुत किसे कहते हैं? पिलुत मतलब पिलुत वो शब्द होता है जिसको कि हम बहुत दूर, मतलब किसी के नाम को बहुत लंबा खींच दें, जैसे राम, ओम, मोहना रे। मतलब हमारे यहाँ देहाती में जो शब्द बोलते किसी के लिए बुलाते हैं, तो अगर कोई दूर होता है तो उसके लिए बुलाते हैं मोहना रे। इस तरह की जो आवाज़ होगी, यानी ओम, मतलब बीच में आपको जिस आवाज़ को बहुत लंबा खींच दें, नाम तो छोटा है, ले ओम हम ले बोल दें या ओम बोलें तो उसको लंबा हमने खींच दिया। जैसे राम को राम ऐसे बोलेंगे तो ये आपके पिलुत शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? पिलुत। यानी इन्हें हरास से तिगुना टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है इनको बोलने के लिए। जैसे कि हम लिख दें राम, ठीक है, राम हो गया, या आपका ओम, ठीक है, इस तरह की ओम। ओम अगर बोलेंगे ओम तो इस तरह से आपका शब्द आपका निकलेगा, ठीक है। तो हरास हो गया, दीर्घ हो गया, और पिलित हो गए। हरास आपके 4 हो गए, और पिलुत आपके 7 हो जाते हैं वर्ण। और आपका पिलुत जो है ओम, राम, यानी जिसमें तिगना, हरास से तिगना समय लगे, उन्हें हम पिलुत स्वर कहते हैं। अब देखिए व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो व्यंजन में आपके कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला देखिए व्यंजन कौन से होंगे। पहला जो व्यंजन होगा वो होगा आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके कितने? 25। यानी मतलब का से लेकर के मां तक, का से लेकर के मां तक की जो वर्ण होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 25, और उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके जो व्यंजन होंगे वो अंतस्थ व्यंजन होंगे। दूसरा कौन सा होगा? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4। कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन अगर आपके पूछे जाएंगे तो आपके 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, जैसे या, रा, ला, बा, ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब बात आ रही है ऊष्म। तीसरा कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। मतलब जिनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगे, बहुत ज़्यादा ऊष्मा खर्च हो, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और जैसे कि कौन सा होगा? आपके ये भी 4 होते हैं। कौन सा होते हैं आपके? शा, सा और हा। ये आपके कौन से? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनसे मिलकर के आपके व्यंजन जो है शब्द बन के तैयार होते हैं, ठीक है। अगले देखिए, अगले हम स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे। स्पर्श व्यंजन जो आपके दिए हैं, आपके जो 25 स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, इनको उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे, जैसे कंठ, ओष्ठ, तालु, दंत और ओष्ठ, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे अभी। अगले देखिए, अगले हमने किसकी बात हो रही थी? स्पर्श व्यंजन की। किसकी? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजनों को जो कंठ, तालु और ओंठ से जो जो आपके उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, किससे? उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से मतलब जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओंठ से, ठीक है। यानी कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ से जो ध्वनि निकलेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यानी 5 प्रकार से जो ध्वनि निकलेगी, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को देखेंगे हम उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की
दृष्टि से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर इसके अलावा और भी जो व्यंजन होंगे वो उच्चारण की दृष्टि से जो भी आएंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो व्यंजन होगा वो कौन सा होगा आपका? पहला जो व्यंजन होता है वो होता है कंठ। पहला कौन सा होता है आपका? पहला जो व्यंजन होता है वो होता है आपका कंठ, जो कंठ से बोला जाता है। काखा गागा अणा जो होता है वो आपका कंठ होगा। और दूसरा होता है आपका तालु। दूसरा क्या होता है? कंठ के बाद आता है आपका तालु। और तीसरे पे आपका होता है मूर्धन। कौन सा होता है? मूर्धन। और चौथे नंबर पर जो होता है वो होता है आपका दंत। कौन से होते हैं? दंत। और चौथे नंबर पर जो होगा वो होगा आपका दंत। ठीक है, दंत। और पांचवें नंबर पर होता है वो होता है आपका ओष्ठ। कौन से होता है? ओष्ठ। मतलब जो आवाज कंठ से टकराकर बाहर आए उन्हें कंठ ध्वनियां कहते हैं। जिसकी जो आवाज हमारे तालु पे टकराए, जीभ हमारी तालु पे लगेगी जाकर के, वो आपके तालब या तालु संबंधित आपके हो जाएंगे। ठीक है, तालब इन्हें कहते हैं, तालब कहते हैं या तालु से संबंधित कहते हैं। ठीक है, तालब ध्वनियां या तालु से संबंधित ध्वनियां इन्हें कहते हैं। तालब कहते हैं इन्हें। ठीक है, तालब लिख सकते हैं हम यहाँ, तालब। ठीक है, तालब ध्वनियां है, ये मूर्धा ध्वनि है, दंत है, और ये ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए तालब ध्वनियां कौन सी है आपकी? जैसे देखिए आप, जो मैं स्पर्श व्यंजनों, पहले स्पर्श व्यंजनों की बात करूंगा, फिर स्वर की बात करूंगा, और फिर ऊष्म और अंतस्थ व्यंजनों की बात करूंगा। ये देखिए कंठ, तालब और मूर्धा, दंत और ओष्ठ में ही आपके आते हैं। देखिए पहले आप स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो पहले स्पर्श व्यंजन में आपका का और कंठ, यानी आप समझ में आ गई, का की जो लाइन होगी वो कंठ में आएगी। ये याद करने वाली चीज है। का हो गया, दूसरे नंबर पर आपका खा हो गया, तीसरे नंबर पर आपका गा हो गया, और चौथे नंबर पर आपका घा हो गया, और पांचवें नंबर पर आपका अणा हो गया। ठीक है, का, खा, गा, घा, अणा, ये आपकी कंठ ध्वनियां है, कंठ से निकलने वाली ध्वनियां है। ठीक है, अब तालब की बात हुई। का के बाद कौन सा? कचट। आपका क्या आएगा? चा। कौन सा आएगा? चा। और फिर आएगा आपका छा, और फिर आएगा आपका जा, और फिर आएगा आपका झा, और फिर आएगा आपका या। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या जो है वो तालब ध्वनियां हैं जो तालु से निकलती हैं। जैसे ही हम इसका आवाज चा बोलेंगे, छा बोलेंगे, जा बोलेंगे, झा बोलेंगे, यानी हमारी जो जबान है वो कहाँ पर टकरा रही है? सीधे तालु पे जाकर टकरा रही है। ठीक है, यानी इनको जैसे ही हम बोलेंगे उस समय हमारी जो जबान है वो सीधे तालु पर जाकर के टकरा रही है। ठीक है, अब देखिए मूर्धन्य में आपका कौन सा आ जाता है? आपका आ जाता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। कौन सा आता है आपका? मूर्धन्य जो ध्वनियां होती हैं वो होती हैं आपकी टा, फिर होगी आपकी ठा, फिर होगी आपकी डा, और फिर होगी आपकी ढा, और फिर होगी आपकी अणा। टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये जो ध्वनि है वो आपकी किससे संबंधित है? मूर्धन्य से है। कैसे है संबंध? इसका संबंध आपका मूर्धन्य ध्वनियों से है। अब देखिए दंत की बात आ रही है, मतलब जिसको बोलने से हमारी जो जबान है वो दांतों पे टकराए, ये समझ लीजिए। जिसको हम बोलेंगे और हमारी जबान जो है दांतों पर टकराएगी। किसको टकराएगी? अब देखिए, जैसे ता, था, दा, धा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। बोल के देख लीजिए, बोल के देखेंगे आप, इसी तरह से आपकी ध्वनि जो है, आपकी जो जीभ है वो इसी पर जाकर के दांतों पे टकराएगी। तो ये हो गया ता, फिर हो गया आपका था, और फिर हो गया आपका दा, और फिर हुआ आपका धा, और फिर आपका हो गया पांचवा अक्षर ना। ता, था, दा, धा, ना। ये जो ध्वनियां होंगी वो आपकी दंत ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां कहलाती हैं? ये दंत ध्वनियां कहलाती हैं। अब आ गई बात ओष्ठ की। अब ओष्ठ का मतलब क्या है? जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारे होंठ आपस में मिले, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। बोल के देखिए आप, पा, फा, बा, भा, मा। ये पहचान है, पा, फा, बा, भा, मा, यानी ओष्ठ ध्वनियां हैं। कौन सी है? ओष्ठ ध्वनियां हैं। कौन सी? ओष्ठ ध्वनियां। पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा और मा ध्वनियां हैं वो ओष्ठ ध्वनियां हैं। अब देखिए, कंठ से हो गए काखा गाघा अणा, तालब ध्वनियां हो गई चाछा जाझा हुआ,
और मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होंगी टा ठा डा ढा अणा हो गई। दंत आपकी ता था दा धा ना हो गई। और आपकी ओष्ठ में पा फा बा भा मा हो गई। ठीक है, अब ये जो ध्वनियाँ थी वो तो थी आपके कौन सी, स्पर्श व्यंजन, ये सिर्फ ये स्पर्श व्यंजन होंगे और यही आपने किताबों में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर स्वर मैं लिखूंगा और यहाँ अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी अभी आपके आएंगे जो कंठ तालव्य मूर्धा दंत और ओष्ठ के अंदर आते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि ये तो रिपीट है, हर किताब में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सुपर टेट में जो क्वेश्चन बने हैं, जो टेट में क्वेश्चन बने हैं और जो टीजीटी में क्वेश्चन बने हैं और जो आपके नेट तक में क्वेश्चन बने हैं वो आपको मैं बता रहा हूं आप। ठीक है, अब देखिए आपका अब जो बनते हैं क्वेश्चन वो कहां से बनते हैं, जैसे आ ई, आ छोटा आ और बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ जो आता है वो आपका कंठ में आता है, आ और आपका ई और ई, मतलब आ ई ये ध्वनियां जो है तालब में कौन सा आ रहा है, छोटी बड़ी तालु में आ रही है, कंठ में आपका छोटा और बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब आएगा आपका रेर, कौन सा आएगा, मूर्धन्य में कौन सा आएगा आपका, रेर आता है। मूर्धन्य में आपका कौन सा आता है, रेर। और आपका दंत में आता है आपका लेर, दंत में क्या आ जाता है आपका, लेर। और ओष्ठ में कौन सा आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है ना, दोनों ओष्ठ दो को आपस में मिल रहे हैं, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपका किस में आ जाता है, ओष्ठ में आ जाता है। अब देखिए ये स्वर आ गया, आपके स्वर आ गए, आ आपका कंठ में आ गया, ई आपका तालब आ गया, रेर आपका मूर्धन्य में आ गया और लेर आपका दंत में आ गया और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका ओष्ठ के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर जो होगा वो आपका कैसे आएंगे, अंतस्थ। और अब अंतस्थ ध्वनियां देखिए सबसे पहले यहां पर कौन सा आएगा, कंठ में हा आता है, कंठ में कौन सा आता है, हा आता है। और आपकी विसर्गें, मतलब हा और विसर्गें जो आती हैं वो आपके कंठ के अंदर आती हैं। ठीक है, ये दो आ गए आपके। ठीक, इसके अलावा जो आएंगे कंठ के बाद किसे हैं, तालब, और तालब में कौन सा आएगा, या और या के बाद कौन सा होगा आपका रा और फिर आपका हो जाएगा ला। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हा ऊपर लिख दीजिए, फिर या रा और ला लिख दिए। ठीक है, अब इसके बराबर में देखिए, इसके बराबर में अब कौन सा आएगा, शा, बड़ा सा, कौन सा आएगा, देखिए ऊष्म ध्वनियां आ गई, बड़ा सा, फिर आपका पेचिरा सा और फिर आपका छोटा सा। देखिए ये आ गए, ये ध्वनियां आ गई। अब देखिए ये सब आके बन गए। अब इसमें देखिए कंठ में कौन से हैं, हा आ गया और विसर्गें आपकी कंठ में आ गई। और तालब में देखिए या और सा आपका आ गया, और मूर्धन्य में आपका रा और पेचिरा सा आ गया, और आपका दंत में आपका ला और सा आ गया। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इन दोनों में, क्योंकि ये चीज़ें आपको किताबें मिल जाती हैं, इसमें तो कम बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। मतलब मैंने एक ऐसी स्लाइड बनाई है जिससे आप एक बार में सभी को याद कर सकते हैं कि कौन सा किसमें आपका आता है। ठीक, अगले देखिए, अगले आप बात करेंगे इससे, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक वीडियो को आप रोक लेना, अगर आप नोट ना कर पाए तो वीडियो को रोक लेना और रोकने के बाद दोबारा से देख लेना, रिपीट करके रोक के देख लेना या रिपीट कर लेना दोबारा से, क्योंकि ये जो टेबल है आपको, ये टेबल बनी हुई आपको नहीं मिलेगी। ठीक, ये जो टेबल है, ठीक है। अब देखिए अगले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो देखिए अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हैं ए और ए। किससे संबंध बनता है आपका, ए और ए। ये और ए का संबंध किससे है, ए और ए का। ठीक है, ए और ए, तो ए और ए जो ध्वनियां है वो कंठ तालु से संबंध रखती हैं। ए और ए, ए और ए जो है वो कौन से, वो कंठ और तालु से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं, आपका कंठ तालु। कंठ तालु ध्वनियां कौन सी हैं, ए और ए कंठ तालु ध्वनियां हैं, और ओ और औ आपका कंठोष्ठ है। ओ और औ, ये जो ध्वनियां हैं वो है कंठोष्ठ। कौन सी हैं, कंठ ओष्ठ। ठीक है, ये कंठोष्ठ ध्वनियां हैं और ये आपकी कंठ तालु ध्वनियां हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ये आप पूछे गए हैं। ठीक है, ए कौन सी ध्वनियां हैं, तो कंठ तालु में आते हैं,
और ओ और औ कैसे हैं, तो कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अब स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी देखिए, स्पर्श संघर्षी जो है वो आपके चा वाली लाइन है, ये जो लाइन है वो आपकी स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आती है, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी, ये भी आपका पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं, कौन से, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो स्पर्श संघर्षी कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं स्पर्श संघर्षी, आपका मैंने बता दिया है कौन से होते हैं, चा होगा, आपका छा होगा, आपका जा होगा और आपका झा होगा, यानी 4 वर्ण होते हैं। कितने, 4 वर्ण, चा छा जा झा, ये जो वर्ण है वो आपके स्पर्श संघर्षी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी मतलब क्वेश्चन जो बनता है वही यहीं से बनता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा होता है, क्वेश्चन ये बनेगा, तो स्पर्श संघर्षी में आपका आ गया चा छा जा झा हुआ, वो चा छा जा और झा, यानी 4 जो वर्ण होंगे वो आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत ये आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका जैसे स्पर्श संघर्षी के अलावा अगला देखिए, अगले आपके, ठीक है, अगले जो बात करेंगे स्पर्श संघर्षी के बाद वो बात करेंगे हम अंतस्थ ध्वनियां। कौन सी, अंतस्थ ध्वनियां हैं हमारी, कौन सी, अंतस्थ ध्वनियां जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अपना, अंतस्थ ध्वनियां। ठीक है, अंतस्थ ध्वनियों के बारे में हम अभी बात करेंगे इसके बाद। तो अंतस्थ ध्वनियों के बारे में अभी बात करेंगे, तो अंतस्थ ध्वनियां कौन सी है, अंतस्थ ध्वनियां, अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि या अंतस्थ व्यंजन ये आपके आते हैं। तो अंतस्थ कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं या, रा, ला और बा, ये जो शब्द हैं वो आपके अंतस्थ हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं, अंतस्थ ध्वनि भी कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन है ये। अब देखिए ये तो आपके क्या है, अंतस्थ, आपका ये पूछा गया अंतस्थ ध्वनियां कौन सी हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो या, रा, ला और बा अंतस्थ में आ गए। इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखिए बताता हूं मैं। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं या, रा, ला और बा, ये 4 मैंने बाण लिख दी है। अब देखिए या और बा, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। देखिए यहीं पर क्वेश्चन बनता है, अर्ध स्वर वर्ण कौन से हैं, अर्ध स्वर क्या है, या और बा कौन से हैं, अर्ध स्वर हैं, या और बा कौन से हैं, अर्ध स्वर हैं। अब देखिए रा, रा को क्या कहते हैं, तो रा आपका जो होगा वो लुंठित होगा, रा को क्या कहते हैं, लुंठित ध्वनियां भी कहते हैं, लुंठित, रा को हम क्या कहते हैं, लुंठित ध्वनियां भी कहते हैं। रा के लिए हम क्या कहेंगे, लुंठित ध्वनि भी कहते हैं, लुंठित। ठीक है, लुंठित ध्वनि भी रा के लिए कहते हैं, रा के लिए। ठीक है, और अगर ला के लिए बात करें तो ला को हम पार्श्व ध्वनि कहते हैं। कैसे, कौन सी है ये, पार्श्व ध्वनि, पार्श्व व्यंजन कहते हैं, पार्श्व ध्वनि या पार्श्व व्यंजन, यह लुंठित व्यंजन है और ये आपका पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, ला आपका पार्श्व है, या और बा आपका अर्ध स्वर हो गया, रा आपका लुंठित हो गया और ला आपका पार्श्व हो गया। ठीक है, यानी अर्ध स्वर आपका कौन से हो गए, या और बा, रा आपका लुंठित हो गया और ला आपका पार्श्व ध्वनि हो गई। ठीक है, पार्श्व व्यंजन हो गया आपका। ठीक, अगले देखिए, अगला है ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं आप, अब ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, अब ऊष्म व्यंजन में आपका कौन सा आएगा, ऊष्म व्यंजन में आपका आता है सा, फिर आपका पेट चिरा सा आएगा और फिर आपका छोटा सा आएगा और फिर आपका हा आएगा। ठीक है, यानी 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन का मतलब यह है कि जिसको बोलते समय हमारी ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकले, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा खर्च हो जाए बोलने में, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका सा, सा, सा और हा, यानी इसमें हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना पड़ता, तब जा करके ये ध्वनियाँ आपकी निकलती हैं। ठीक है, तो सा, शा, सा और हा आपकी कौन सी है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब आप संयुक्त और मिश्रित व्यंजन के बारे में देखेंगे।
संयुक्त और मिश्रित व्यंजन। ठीक है, संयुक्त और मिश्रित व्यंजन। व्यंजन संयुक्त और मिश्रित व्यंजन कौन से होते हैं? मतलब जो दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। दो के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें मिश्रित कहते हैं। क्या कहेंगे? मिश्रित। क्या हो गया? ये आपका मिश्रित व्यंजन हो गया। ठीक, मिश्रित व्यंजन या मिश्रित व्यंजन, या इन्हें क्या कहेंगे हम? मिश्रित व्यंजन के अलावा संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, मिश्रित या संयुक्त व्यंजन इन्हें कहते हैं। मिश्रित और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं आपके? मिश्रित और संयुक्त व्यंजन यानी कौन से हैं आपके? छा, त्रा, ज्ञा। कौन से? आपका छा, आपका त्रा और आपका ज्ञा और आपका सिरा। छा, त्रा, ज्ञा और सिरा जो ध्वनियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? आपकी मिश्रित। और कौन सी ध्वनियां हैं? मिश्रित कहते हैं इन्हें। छा, त्रा, ज्ञा और सिरा के लिए मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन के नाम से इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ये चारों अक्षर बने हैं वो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यंजन में छा के अंदर क्या है, त्रा के अंदर क्या है, देखिए यहां पर बता देते हैं आपको। छा के अंदर क्या क्या मिल करके बना है, और आपका त्रा किस किस से मिल करके बना है। ठीक है, और आपका ज्ञा किस किस से मिल करके बना है, और आपका फिर सिरा किस किस से मिल करके बना है, कौन से वर्णों से मिल करके बना है। जैसे सिरा, आपका छा की बात हो गई, तो छा आपका किससे मिला है? का। आधा का है प्लस आधा का और पेट चिरासा सा पूरा। आधा का और पेट चिरासा सा पूरा मिलकर के आपको छा ध्वनि बनी है, इसीलिए इसे संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अब तिरा की बात आ रही है, तो तिरा में जो होगा वो आधा ता होगा और पूरा रा होगा। आधा ता और पूरा रा मिलकर के क्या है? तिरा बनाता है। और देखिए यहाँ पर अब इसके अलावा क्या है आपका? कौन सा हो गया? ज्ञा। ज्ञा में देखिए आपका कौन सा है? आधा जा और या मिलकर के आपका क्या है? जा बनता है, या मतलब ज्ञा बनता है। और आपका सिरा में आपका कौन सा होगा? आपका सा, बड़ा सा आधा बनेगा, बड़ा सा और प्लस रा, बड़ा सा और पूरा रा बन करके आपका सिरा बनता है। देखिए यहीं से आपका क्या है? सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से। देखिए छा, का और सा के मिलकर के छा बनता है, और ता और रा बन करके त्रा बनता है। ज्ञा यानी जा और या मिलकर के आपका ज्ञा बनता है, और सिरा यानी शा और रा मिलकर के आपका सिरा बनता है। ठीक है, तो ये आपके मिश्रित या संयुक्त व्यंजन हो गए, और ये आपके चार हैं जो कि दो दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके दो आपके ये और होते हैं, कौन से? जिभा मूलीय और उपधमानीय। जिभा मूलीय और उपधमानीय। ठीक है, जिभा मूलीय कौन से होते हैं और उपधमानीय कौन से होते हैं? देखिए जिभा मूलीय और उपधमानीय। जिभा मूलीय जैसे मान लीजिए का हो गया और आपका हो गया खा, का और खा। का खा के आगे कैसा? ऐसे लगेगा, और इसके आगे भी ऐसे लग जाएगा। ठीक है, का और खा, तो इसको हम कह देंगे जिभा मूलीय। क्या कहेंगे? जिभा मूलीय। जिभा मूलीय, ये आपका शब्द जो हो गया वो जिभा मूलीय हो गया, का और खा। और पा और फा अगर इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पा और फा, पा और फा, इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए अक्षर। ठीक है, तो इसे हम ऊपर वाले को जिभा मूलीय कहेंगे और नीचे वाले को उपधमानीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उपधमानीय। ठीक है, जिभा मूलीय और उपधमानीय, ये दो अक्षर आपके देखिए का और खा जिभा मूलीय होते हैं, और इस तरह से आपका चिन्ह जरूर लगा होगा उसके आगे, और आपका पा और फा के आगे इस तरह के चिन्ह लगे होंगे, तो उसे हम उपधमानीय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थे वो वर्णमाला से आपके स्पर्श व्यंजन और आपके कंठ, तालु और मूर्धन और आपके जो स्वर और व्यंजन के प्रकारों को मैंने पढ़ा दिया है। अगली वीडियो में आपको मैं
अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष अल्पप्राण के बारे में बताऊंगा। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।